मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक ठाक सैलरी आती है, आपने उस सैलरी के बेस पे 20 साल के लिए होम लोन लिया हुआ है और 3 साल के लिए कार लोन लिया हुआ है और आपके कुछ मंथली खर्चे चलते हैं। और फिर अचानक से जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो कंपनी अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड दे देती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को कम कर रहे हैं, यानी 1 महीने बाद आपको निकाल दिया जाएगा। अब आपको 1 महीने में दूसरी जॉब पकड़नी है, लेकिन आपने एकदम से रियलाइज किया कि आप जिस जॉब प्रोफाइल में काम करते हैं उसकी उतनी डिमांड नहीं है और जॉब प्रोफाइल स्विच करने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए। तो अब आप अपने मंथली EMI और खर्चे कैसे मैनेज करेंगे? दोस्तों, जिस तरीके से आज के टाइम में जॉब मार्केट चेंज हो रहा है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी कंपनी स्टेबल है और कौन सी नहीं। आप चाहे किसी भी कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी कल को अपने एक्सपेंसेस कम करने के लिए अपने एम्प्लॉयज कम नहीं करेगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपकी जॉब सिक्योरिटी की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको ऐसे टाइम के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके चलनी पड़ती है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप ऐसे कौन कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे आप ऐसे टाइम के लिए तैयार हो सकते हैं। नंबर 1 इज प्रिपेयरिंग एन इमरजेंसी फंड। सबसे पहले तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जब किसी की एकदम से जॉब जाती है तो सबसे पहले उसके काम आएगा उसका इमरजेंसी फंड, क्योंकि जो आपके मंथली बेसिक खर्चे हैं जैसे ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस रेंट, आउटिंग्स एटसेट्रा, और इन सब के अलावा आपकी मंथली EMIs अगर कोई चल रही है जैसे होम लोन या कार लोन। अब अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड है तो आप अपने इन मंथली एक्सपेंसेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इन केस आपके पास नहीं है तो आपका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही डगमगा सकता है। आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, आइए इसे एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने लाइफस्टाइल लेवल को तुरंत कम करना पड़ेगा। आप हर वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते थे, वो बंद करना पड़ेगा। आपकी कोई वेकेशन ट्रिप प्लान थी, वो कैंसिल करनी पड़ेगी। आप कोई चीज परचेज करने की प्लान कर रहे थे, वो कैंसिल करना पड़ेगा। ये सब तो फिर भी ऐसे खर्चे हैं जिन्हें आप कट कर सकते हैं, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये आपको हर महीने करने ही करने पड़ेंगे, फिर आपके पास उस टाइम पे जॉब है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। इन खर्चों में मोस्टली अनअवॉइडेबल होते हैं आपकी मंथली EMIs, फिर चाहे वो होम लोन की हो या कार लोन की या फिर पर्सनल लोन की। ये तो ऐसी चीज है आपको हर महीने कुछ भी करके टाइम से पे करनी ही करनी पड़ेगी, वरना आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, जिससे आपको और ज्यादा पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। इनके अलावा जो खर्चे होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसे आप अपना थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते। ग्रोसरी बिल भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल फीस, हाउस रेंट, मेंटेनेंस फीस एटसेट्रा कुछ ऐसे खर्चे हैं जिन्हें आप कम नहीं कर सकते। आपके सभी खर्चे आपकी रेगुलर मंथली सैलरी पर चल रहे थे, जो टेम्परेरी बेसिस पे आपके पास नहीं है। तो आपको अब इन्हें मैनेज करने के लिए इमीडिएटली अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से पैसा उधार लेना पड़ेगा। और आप जानते ही हैं कि ऐसे टाइम पे सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव स्ट्रेंजर बन जाते हैं। जोक्स अपार्ट, किसी किसी को ऐसे टाइम पे हेल्प मांगने में भी शर्म आती है, तो उन्हें दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ता है। जैसे उन्हें अपने कुछ असेट्स वगैरह बेचने पड़ सकते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह है तो वो बेचनी पड़ सकती है, गिरवी रखनी पड़ सकती है। उन्हें जल्दबाजी में एक नई जॉब पकड़नी पड़ सकती है, जिससे उन्हें मजबूरी में अपने पुराने जॉब प्रोफाइल से कम लेवल की जॉब करनी पड़ सकती है, जिससे उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाता है और करियर ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली जाती है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई हमने तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, हम इमरजेंसी में अपने स्टॉक्स के शेयर बेच के पैसे निकाल लेंगे। और यही तो दिक्कत है, जो पैसा आपने अपनी किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए किसी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आप उसे किसी भी टाइम मजबूरी में निकालेंगे तो आपको उस पर लॉस फेस करना पड़ सकता है। ये सभी चीजें तभी फेस करनी पड़ती हैं जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में छोटी सी मिस्टेक करते हैं, यानी इमरजेंसी फंड तैयार नहीं करते। वैसे इमरजेंसी फंड होने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ तो हमने सिर्फ सडनली जॉब जाने के केस में उसकी बेनिफिट की बात की है। सपोज आपकी फैमिली में सडन कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिससे आपको करना ही करना पड़ेगा, कोई फंक्शन वगैरह आ जाता है या कोई अनप्लान्ड एक्सपेंसेस आ जाते हैं जिसके लिए आपको तुरंत पैसा चाहिए, तो ऐसे केस में आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं, जिनमें से मोस्ट पॉपुलर है पर्सनल लोन लेना। ऐसे अर्जेंट पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई रहते हैं, जिन्हें लेके लोग डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन को भी अवॉइड करने के लिए आप इमरजेंसी फंड बनाना कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 2 इज कैलकुलेट इमरजेंसी फंड्स। अब आपको ये तो समझ आ गया कि इमरजेंसी फंड बनाना आपके लिए कितना जरूरी है, लेकिन अब इमरजेंसी फंड बनाएं कैसे और इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए? आप अपनी इनकम में से हर महीने बचत करके पैसे इन्वेस्ट करने की तो सोचते हैं, लेकिन आपको अपनी सारी की सारी सेविंग्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड या SIP वगैरह। अपनी जॉब की शुरुआत के कुछ मंथ्स में आपको अपनी मोस्टली सेविंग्स इमरजेंसी फंड बनाने के लिए यूज करनी चाहिए। अब ये अमाउंट कितनी होनी चाहिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसके लिए आपको अपनी सभी मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं और अपनी लाइबिलिटीज जैसे EMIs वगैरह का टोटल करना है। बेसिकली आपको एक ट्रैक रखना है कि ऑन एवरेज आप एक महीने में कितना पैसा खर्च करते हैं सारी चीजें मिला के। अब इस टोटल को आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको कितने मंथ्स के लिए इमरजेंसी फंड चाहिए। ये जानने के लिए अब आपको अपने जॉब प्रोफाइल को समझना है। अगर आप जिस जॉब प्रोफाइल में हैं वो उस टाइम पर बिल्कुल ऐसे बूम पर चल रहा है, जॉब मार्केट में उसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है,
तो आप 3 मंथ्स अदरवाइज 6 मंथ टाइम पीरियड लेकर चल सकते हैं, जिसके लिए आपको ये अमाउंट कैलकुलेट करनी है। सेफर साइड रहने के लिए आप 6 मंथ ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी जॉब प्रोफाइल की डिमांड फ्यूचर में कम भी होती है तो इतने टाइम पीरियड में आप आसानी से अपने जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं और न्यू एरिया में अच्छा जॉब पकड़ सकते हैं। अब आप में से कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सपोज किसी ने आज अपना 6 महीने का खर्चा कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये कोई फिक्स थोड़ी है, 2-3 साल बाद ये बदल नहीं जाएगा। कोई ईएमआई बढ़ जाएगी, कोई ईएमआई कम भी हो सकती है, तो उस चीज़ का क्या? तो उसको भी हर 2-3 साल में आपको देखना होता है, क्योंकि टाइम के साथ हम सभी का लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है और खर्चे भी बढ़ते हैं। वैसे कोई समझदार है तो वो कंट्रोल भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर बढ़ते हैं तो उस हिसाब से इमरजेंसी फंड की अमाउंट जितने आपके पास होनी चाहिए वो भी बढ़ जाती है। वैसे एक रफ एस्टिमेशन होता है, ऐसा नहीं है कि आप बार बार इसे एग्जैक्ट कैलकुलेट करते रहेंगे, हर 2 से 3 साल बाद आप इसे रीएवैल्यूएट कर सकते हैं, इतना इनफ है। नंबर 3 इज वेयर टू इन्वेस्ट इमरजेंसी फंड्स। अब हमने इमरजेंसी फंड इकट्ठा तो कर लिया और हम अच्छे से जानते हैं कि ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो इसे रखना किस फॉर्म में चाहिए? कैश में? ना बिल्कुल भी नहीं, गवर्नमेंट कभी भी नोटबंदी कर सकती है। गोल्ड की फॉर्म में? वैसे एक अच्छा ऑप्शन है, बट चोरी हो गया तो? जोक सपाट, हम ये जानते हैं कि हम अगर अपने इमरजेंसी फंड को अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वैसे ही बैंक में रखे रखे ही उसकी इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू कम हो जाती है, और ना ही आप उस फंड को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक डेट म्यूचुअल फंड्स और दूसरा एफडीज। डेट म्यूचुअल फंड के मैच्योरिटी पीरियड 3 से 6 महीने का होता है, जिसमें आपको 7 to 8% इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन इतने टाइम पीरियड के लिए जब आप एफडी से कंपेयर करेंगे तो एफडी पे आपको सिर्फ 4.5 से 5% ही इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा। एफडीज में अच्छा इंटरेस्ट लेने के लिए आपको अपने पैसे को एटलीस्ट 1 साल के लिए लॉक इन पीरियड पे रखना पड़ेगा। हालांकि दोनों ही केसेस में आप इमरजेंसी फंड के टाइम पे अपना पैसा निकाल सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं, इसलिए दोनों ही ऑप्शंस काफ़ी लिक्विड इन्वेस्टमेंट हैं। एफडी के केस में आपको एक एडिड एडवांटेज ये मिल जाता है कि 5 लाख रुपए तक की आरबीआई आपको सिक्योरिटी देता है कि अगर आपके बैंक फ्यूचर में डूब भी गया तो भी आपका पैसा सेफ रहेगा। आप अपने पैसे को दोनों में 50-50% भी डाल सकते हैं। जो पैसा आप एफडी में डाल रहे हैं उस पर अगर आप मैक्सिमम रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो आप एफडी लैडरिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको अपना सारा पैसा एक एफडी में इन्वेस्ट करने की बजाय हर साल डिफरेंट एफडीज में करना होता है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4 इज बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। जब किसी कंपनी में आपकी जॉब लगती है तो आपको सीटीसी हाई मिलता है, लेकिन इन हैंड सैलरी कम। इन हैंड सैलरी के अलावा जो चीज़ कंपनी देती है उनमें से एक है हेल्थ इंश्योरेंस। अब कई लोग इसी हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे रहते हैं कि कुछ हो गया तो कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, लेकिन जब आपकी जॉब चली जाती है यानी कंपनी आपको निकाल चुकी होती है तो उसके बाद कंपनी का दिया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड नहीं रहता। अब आप और आपके फैमिली मेंबर्स किसी मेडिकल इंश्योरेंस के अंडर कवर नहीं होते, यानी बाय चांस आपके न्यू जॉब ढूंढने के पीरियड में किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो आप बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ सकते हैं। फिर चाहे आपने इमरजेंसी फंड ही क्यों ना जमा कर रखा हो, मेडिकल इमरजेंसी में वो कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पे पूरी तरह रिलाई ना करते हुए अपनी जरूरत के अनुसार अपना और अपनी पूरी फैमिली का एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस करके रखना चाहिए। नंबर 5 इज बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस। लोग टर्म इंश्योरेंस क्यों कराते हैं ये हम सभी जानते हैं, इससे हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की तरह कई लोग कंपनी के टर्म इंश्योरेंस पर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि कई कंपनीज अपने पैकेज में टर्म इंश्योरेंस भी देती हैं। अब फिर से वही बात कि जब आप कंपनी के एम्प्लॉय रहोगे ही नहीं तो टर्म इंश्योरेंस भी नहीं रहेगा। इसलिए आपको फैमिली के फाइनेंसेस को सिक्योर रखने के लिए अपना एक सेपरेट टर्म इंश्योरेंस रखना चाहिए। इन दोनों इंश्योरेंस को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लें तो बेहतर है, क्योंकि जितनी कम एज में आप इसे लेते हैं उतना ही कम आपका प्रीमियम रहता है। तो जो लोग इस फंडे को समझ जाते हैं वो एक अच्छे अमाउंट के टर्म इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल होते ही तुरंत इसे ले लेते हैं और फिर कम प्रीमियम का फायदा उठाते हैं। लास्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है अपस्किलिंग एंड मल्टीपल स्किल सेट्स। हम आज से कुछ साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे अपने करियर में कामयाब होने का एक सिंपल मंत्र था कि आप जिस भी फील्ड में एक बार घुस जाएं तो बस उसी पे फोकस करें, उतना काफी था। लेकिन आज के टाइम पे जॉब मार्केट इतना ज्यादा वर्सेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि हर 2 से 3 साल में नई नई चीजें आ रही हैं और कई चीजें बंद भी हो रही हैं। आज के टाइम पे सक्सेस का मंत्र है जितना हो सके उतना अपने आप को अपनी फील्ड में एक्सपर्ट तो बनाना ही है, उसके साथ साथ आपको और दूसरे रिलेटेड स्किल्स भी सीखते रहना चाहिए, जिससे अगर मान लो फ्यूचर में आपकी फील्ड की डिमांड कम भी होती है तो आप आसानी से स्विच कर सकें। अब ये कहने सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन आज के ज़माने की तो यही कहानी है। फॉर एग्जांपल आप डेटा एंट्री प्रोफेशन को ही देख लो। 8 से 10 साल पहले सिंपल सी डेटा एंट्री करने वाले प्रोफेशन में भी खूब काम था, लेकिन आज डेटा एंट्री करने के लिए जो स्किल चाहिए, फास्ट टाइपिंग, किसी की टाइपिंग स्पीड कितनी भी हो वो आज रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आजकल तो एआई आ गया है। जो डेटा कंप्यूटर में डालना होता है उसे स्कैन करो, कंप्यूटर अपने आप उसे उठा लेता है। इसलिए आज के टाइम में आप किसी भी फील्ड ऑफ प्रोफेशन में हो, आपको टाइम के साथ अपने आप को अपस्किल करते रहना पड़ता है, नई नई चीज़ें सीखते रहना पड़ता है, ताकि जॉब मार्केट में आपकी रेलेवेंस बनी रहे, आप इररिलेवेंट ना हो। एग्जाम्पल के लिए पिछले कुछ टाइम से डेटा एनालिस्ट की बहुत डिमांड रही है। डेटा एनालिस्ट वाली फील्ड में काम करने वाले लोगों ने खूब पैसा छापा है,
लेकिन अब एआई आने के बाद सब कह रहे हैं कि फ्यूचर में जैसे जैसे एआई एडवांस होता जाएगा डेटा एनालिस्ट की डिमांड बहुत कम होगी। तो अब डेटा एनालिस्ट क्या करेगा? डेटा एनालिस्ट को अब अपस्किल करना है, उन्हें एआई को समझना है, उसका यूसेज करना सीखना है, क्योंकि कंपनीज फ्यूचर में उन्हीं एम्प्लॉयज़ को रखेगी जिन्हें एआई को एफिशिएंटली यूज़ करना आता हो, जिससे वो अपनी और कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। इसीलिए जिस भी फील्ड में आप हो, आपको बस अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है और अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी पॉसिबल स्किल सेट है जिन्हें आप सीख सकते हैं उन्हें सीखते रहना है। हम भी अपनी आने वाली वीडियोस में एआई और उसके जॉब्स और बिजनेस पे इम्पैक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इससे रिलेटेड और क्लियरिटी मिलेगी और आपको अपस्किल करने में हेल्प भी होगी। इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे आप अपने आप को एक बैड जॉब मार्केट के लिए तैयार कर सकते हैं। इसमें हमारे जो मेजर पॉइंट्स थे इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और अपस्किलिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके अपना रिस्पॉन्स जरूर दें और अपने उन फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।